जम्मू कश्मीर में जो नए सिरे से पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के तमाम राजनीतिक दलों को दिल्ली बुलाया, बातचीत की। उस बातचीत के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान आए। तो रोड मैप क्या है जम्मू कश्मीर का 5 अगस्त 2019 के उस फैसले के बाद, जिसमें धारा 370 को निष्प्रभावी कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित राज्य बना दिया गया था, लद्दाख को भी एक यूटी बना दिया गया था, इस प्रॉमिस के साथ कि भविष्य में जेएनके में परिसीमन होगा, चुनाव होंगे और आगे चलकर जब स्थितियां सामान्य होंगी तब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इन सबके बीच खूब पॉलिटिक्स भी हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने, जो जम्मू कश्मीर के कुछ नेता थे जिन्होंने गुपकार अलायंस बनाया था, उसको गुपकार गैंग की संज्ञा दी, तमाम बातें कही। और अब वही प्रधानमंत्री उसी पार्टी के और उसी पार्टी के गृह मंत्री और सब लोग मुस्कुराते हुए उसी कथित गुपकार गैंग और उसके अलावा दूसरे राजनीतिक दलों के साथ बातचीत कर रहे थे। देश के नजरिए से देखें तो ये अच्छा है कि सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर जम्मू कश्मीर में एक जो पेंडिंग प्रक्रिया थी उसको शुरू किया गया है। और हम हमेशा कहते हैं कि हमेशा राजनीतिक नफे नुकसान की नहीं सोचनी चाहिए, लॉन्ग रन में देश के नजरिए से, डिप्लोमेसी के नजरिए से, पॉलिसी के नजरिए से, फ्यूचर के नजरिए से फैसले लिए जाने चाहिए। जम्मू कश्मीर के इस पूरे घटनाक्रम पर हम विस्तार से बात करेंगे, मैं और मेरे साथी निखिल, जो इस मामले पर खूब जानकारी भी रखते हैं और जो बिना किसी बैलेंसवाद का शिकार हुए बिना इसके जो फाइनल न्यूएंसेस हैं उनके बारे में भी लगातार पढ़ते रहते हैं। निखिल, इसके अलावा हमारे साथ 3 मेहमान होंगे। वरिष्ठ टीवी पत्रकार, भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी, एक अच्छे मेजबान और अपने कुर्तों का ऐसे प्रदर्शन करने वाले गोया हामिद पहली दफा ईदगाह जा रहा हो, और अपनी किताबों को लेकर आसक्ति से भरे लंबे और अच्छे इंट्रोडक्शन को पसंद करने वाले नौजवान स्तंभकार, किताब लेखक और पत्रकार और इंटरनेट की ट्रोल आर्मी के फेवरेट निशाने राजदीप सरदेसाई। थैंक यू वेरी मच। आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मुझे दिया है, मुझे लगता है आप एक दिन मुझे डॉक्टर भी कह दीजिए, पीएचडी बन जाओ जिसमें। जी, आप एक दिन एंटायर मास कम्युनिकेशन या एंटायर जर्नलिज्म में जरूर पीएचडी हासिल करें। एंटायर मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के पीएचडी। दूसरे मेहमान इस बातचीत में हमारे साथ हैं पूजा शाली। पूजा शाली इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और पूजा शाली के लिए जम्मू कश्मीर का मसला ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है। ऑब्जेक्टिव इस लिहाज से है क्योंकि जब हम पत्रकार बनते हैं, जी, इस बिरादरी में अभी भी लोग पाए जाते हैं पत्रकार जिनको ऑब्जेक्टिविटी का अलम उठाना होता है, शपथ खानी होती है। और सब्जेक्टिव इसलिए क्योंकि पूजा शाली कश्मीर की उस कश्मीरी पंडित बिरादरी से आती हैं जिनके बारे में बहुत कम बात होती है और जो इस पूरे जो कश्मीर में वायलेंस रहा, मिलिटेंसी रही, उसके सबसे बड़े विक्टिम्स में से एक हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये विषय इनके लिए ऑब्जेक्टिव भी है पत्रकार के तौर पर और एक व्यक्ति के, परिवार के सामूहिक साझा व्यक्तिगत स्मृति के तौर पर सब्जेक्टिव भी है। इस बातचीत में जल्द ही श्रीनगर से हमारे साथ अशरफ बानी भी जुड़ेंगे। जब वो जुड़ेंगे तो आपको सूचित किया जाएगा। फिलहाल बातचीत शुरू करते हैं। निखिल, ओवर टू यू। हम शुरुआत पूजा मैम के साथ करना चाहते हैं। हम जब से बहुत सारे एंटिसिपेशन के बीच में ये मीटिंग हुई है और बहुत सारा पेपर एनालिसिस पहले भी हो गया था और कल से लेकर अभी तक भी चल ही रहा है। हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो मुद्दा चल रहा है कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एक रीलॉन्च हम देना चाहते हैं। उसके तीनों जो पहलू हैं, एक इंटरनेशनल पहलू है, एक रीजनल पहलू है जिसके अंदर अफगानिस्तान और बाकी चीजें आती हैं, और फिर एक लोकल एंगल भी उसका है ही। हम चाहते हैं कि इन तीनों चीजों की नुआंसेस पे पहले हम बात करें और फिर उसके बाद कल जो मीटिंग में हुआ उसके फाइनल डिटेल्स पे भी चलें। देखिए, क्लियरली इंटरनेशनल रैमिफिकेशन इसीलिए था क्योंकि एक में जो मेरा अंदाजा था, जो मुझे कल समझ आया जब हम एक एक करके जो न्यूज ब्रेक हो रही थी कि नेता पहुंच गए हैं, नेता निकल रहे हैं, पहले अपने हडल्स में हैं, तो जब पिक्चर सामने आई एक मुद्दा क्लियर हो गया कि एक इमेज है बाहर दिखाने के लिए कि भारत अभी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है।
उससे ज्यादा जरूरी ये जरूर था भारतीय जनता पार्टी का शायद ये मैसेज दिखाना कि देखिए हम अभी भी डेमोक्रेटिक है। हमें आपने बहुत क्रिटिसाइज किया 2019 में कि हमने नेताओं से बात नहीं की, तो लीजिए आज हमने उनसे बात करी है, आज हमने उनके साथ उनकी बातें सुनी। उससे ज्यादा जरूरी था ये समझना कि ये J&K को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जो मेरी समझ थी, जितना मैं जम्मू कश्मीर कवर करती हूँ ग्राउंड से, जितना मेरा ऑफ कोर्स एक पर्सनल कनेक्शन भी है, तो मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि बहुत ही क्यूरियस थी ये मीटिंग। बहुत लोग वेट कर रहे थे क्या महबूबा मुफ्ती नहीं जाएंगी। मुझे बहुत लोगों ने फोन किया कि आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं अंदाजा था, जो सही निकला, कि नेता सारे पहुंचेंगे, मना कोई नहीं करेगा, क्योंकि 2019 से जितनी जरूरत शायद भारत सरकार को है ये दिखाना कि हम कितने डेमोक्रेटिक हैं, हम उनकी बात सुनते हैं, उतनी ही जरूरत जम्मू कश्मीर के नेताओं को भी थी कि हम पहुंचे, हम वापस हमारी इमेज दिखे, हम भी पॉलिटिक्स में रहना चाहते हैं। क्योंकि चाहे वो अंडर अरेस्ट थे, चाहे उनका पॉलिटिक्स कम हुआ, फैक्ट यही है कि वो भी वापस आना चाहते हैं उसी पॉलिटिक्स में। तो दोनों तरफ से ये जो एक पहल हुई, ये इमेज सामने रखना, एक तरफ भारत की इमेज, एक तरफ नेताओं की इमेज। पर मैं आज भी आपको कहूंगी जम्मू कश्मीर के लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं। मुझे जम्मू के लोगों का गुस्सा दिखा जिन्होंने कहा कि उनके नेताओं के बारे में ज्यादा नहीं किया गया, उनकी बातें नहीं ज्यादा रखी गई, कश्मीरी नेताओं का ज्यादा इमेज दिखाई गई। कश्मीर के लोगों को कहना था कि क्या हमको फिर से इन नेताओं ने एक तरह से साइडलाइन कर दिया। जब आप अरेस्ट हुए, जब आपको इतना भारत सरकार ने ट्रीट किया, आप क्यों पहुंच गए, आप क्या कहने पहुंच गए। तो जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के, जिनको 370 के बाद अलग अलग वेरिएशंस आए थे, वो एक थोड़ा सा आज उनको भी लगा कि क्या ये मीटिंग होनी चाहिए थी और इस मीटिंग का क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, राजदीप, अब हम आपके पास आना चाहते हैं कि जो चीज पूजा उन्होंने हिंट भी किया, उन्होंने कहा कि इस चीज को लेकर के काफी कौतूहल था, लगभग जुगुप्साई की वो शक्ल लेती जा रही थी चीज कि महबूबा मुफ्ती मीटिंग में पहुंचती है कि नहीं। अब यहाँ पे दोनों पक्ष थे। एक पक्ष ये कहता था कि मीटिंग की क्रेडिबिलिटी ही एट स्टेक रहेगी अगर महबूबा मुफ्ती वहां पहुंचती नहीं है, क्योंकि वो लास्ट चीफ मिनिस्टर थी अर्स्टवाइल स्टेट की। दूसरा पक्ष ये कह रहा था कि सबसे मुखर होकर अगर किसी ने इंडियन स्टैंड को कंटेस्ट किया है वो महबूबा मुफ्ती हैं। महबूबा मुफ्ती को लेकर भी और जो बाकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है जिनको प्रधानमंत्री ने दावत दी, आप उस कर्व को कैसे देखते हैं कि पहले एक कोशिश शुरू होती है जो एक तरह से उनको डिस्क्रेडिट करने की या जो मुख्य धारा है उससे बाहर निकालने की होती है, और वापस आकर के हम पूरा पहिया घूम जाता है, और फिर जो टॉप लीडरशिप है कंट्री की, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, बुला करके मीटिंग करते हैं इन सभी के साथ। देखिए निखिल, मुझे लगता है कि बड़ा आश्चर्यजनक होता है कि 6 महीने पहले गृह मंत्री इन्हीं लीडरों को कहते हैं ये देशद्रोही, ये गुपकार गैंग है, और इनके खिलाफ एक तरह से वो मुहिम उठाते हैं। इन्हीं लीडरों को आपने जेल में रखा, हाउस अरेस्ट किया था, महीनों पर महीनों ये हाउस अरेस्ट पे रहे। लेकिन इन लीडरों के पास, जैसे पूजा ने सही कहा, कोई विकल्प नहीं था। आज आप जानिए, महबूबा मुफ्ती का जिक्र आपने बार बार किया निखिल, उसी महबूबा मुफ्ती के खिलाफ बड़े गंभीर आरोप लगे हैं एनफोर्समेंट केस के। कई आरोप लगे हैं जिसके बारे में कोर्ट में उनकी पेशी भी होनी थी। तो ये भी बड़ा सवाल है कि महबूबा मुफ्ती पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई, फारूक अब्दुल्ला, उन पर जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर बड़ी कार्रवाई चल रही है, वहां भी सीबीआई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात चलती है। एक गुलाम नबी आजाद आपके हैं, गुलाम नबी आजाद आज उस पड़ाव पर है, वो कांग्रेस में है नहीं है, वो G23 के नेता माने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको चुनाव में भी कांग्रेस ने अलग थलग किया था, राहुल गांधी से दूर हट गए थे। तो इन नेताओं की कमजोरियां हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने एक मौका देखा कि ये जो जितने भी नेता हैं ये कमजोर हो गए, और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाकर, और जो इंटरनेशनल माहौल बना है, देखिए सरकार के पास भी विकल्प बहुत कम है, या सरकार पे पास दबाव है। अमेरिका का दबाव जरूर है, खास करके बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद ये बार बार कहा जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में एक बार फिर एक तरह से आपको लोकतंत्र की बहाली करनी पड़ेगी। तो वो एक दबाव, अफगानिस्तान का जो आपने जिक्र किया निखिल, वहां जिस तरह से तालिबान अपनी पहचान एक बार फिर या अपनी पकड़ एक बार फिर बना रहा है, वो प्रॉब्लम। बैक चैनल आपके चल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, आपका लगातार संपर्क 1 साल तक चल रहा है, अजीत डोभाल इसमें शामिल है,
आज महबूबा मुफ्ती को भी मालूम है कि वो इस पूरे प्रकरण से महबूबा मुफ्ती अलग नहीं हो सकती, शी हैज टू बी इन्वॉल्व इन इट, क्योंकि उसकी उसका 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 जो दल है पीडीपी नहीं तो कल टूट जाएगा अगर वो बाहर रही। बिल्कुल एनसी को भी मालूम है कि वो भी एक तरह से उनके लिए भी अस्तित्व का सवाल है। तो मुझे लगता है हर जो इस मीटिंग में जितने भी मेन किरदार थे उनकी कमजोरियां, सरकार पर दबाव, ये होना ही था। और यही तो जम्मू एंड कश्मीर की बात है निखिल, कि हम घूम फिरकर उसी जगह आ जाते हैं। हम नया कश्मीर की बात करते हैं लेकिन पुराने नेताओं के साथ। मुझे बताइए नया चेहरा कौन था कल, कौन था वो नया चेहरा? राजदीप जी, नए चेहरे आएंगे जब नए सिरे से पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा, चुनाव शुरू होंगे, लोग अपना जनादेश लेकर जाएंगे। आप देखिए, आपने कहा नए चेहरे कौन थे। मैं पहली बार अपनी पार्टी को देख रहा था, बुखारी को देख रहा था। सज्जाद गनी लोन के बारे में 5-10 साल पहले कोई बात नहीं करता था, अब वो भी एक प्लेयर के तौर पर नजर आ रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि कल आपने अपना न्यूज प्रोग्राम करते हुए उमर अब्दुल्ला और कई नेताओं से बातचीत की, अमिताभ मट्टू से भी बातचीत की, उस बातचीत का लब्बो-लुआब क्या था, आप बताना चाहेंगे नेता नगरी के दर्शकों को? बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है ये जितने भी नेता थे जो 9 महीने पहले हाउस अरेस्ट से बाहर निकलकर सरकार के खिलाफ जोर से बात कर रहे थे कि मोदी सरकार ने विश्वासघात किया है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ, हम उनसे किस पर बात करें? कोई बात करने का बात अगर करनी है तो किस पर करें? जब तक धारा 370 एक बार फिर बहाल नहीं होता हम बात ही नहीं करेंगे। ये उमर अब्दुल्ला ने मुझसे इंटरव्यू में 6-9 महीने पहले कहा था, पिछले साल। फारूक अब्दुल्ला तो उसके भी आगे चले गए थे सरकार को एक तरह से कटघरे में रखने। आज वही नेता बड़े सॉफ्ट नजर आए, उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने हमारी बात, हमें अच्छा लगा प्रधानमंत्री ने हमारी बात सुनी, सब मुद्दों पर बात हुई, हमने अपना पक्ष रखा, प्रधानमंत्री ने हमें कहीं नहीं टोका, हमें अच्छा लगा कि सरकार उस दिशा में जा रही है कि एक बार फिर जम्मू एंड कश्मीर को राज्य स्तर मिलेगा, चुनाव होंगे। तो मुझे लगा ये बड़े सॉफ्ट अप्रोच। और सज्जाद लोन ने तो बड़ी बात कही, उन्होंने कहा आप चाहते क्या है, आप लिबरल लोग, उन्होंने मुझे आरोप लगा कि लिबरल लोग चाहते क्या है, हमारे पास विकल्प क्या है, हम तो प्रधानमंत्री से बात करने के अलावा और क्या करेंगे हमारे। तो मुझे लगा उनकी एक तरह से कमजोरी मुझे नजर आई कि वो जानते हैं वो अब 370 तो होना नहीं है, मामला तो कोर्ट में है, और वो तो उससे बच गए कि वो उसे अब वो प्री कंडीशन भी नहीं रखा है। पहले तो कह रहे थे जब तक 370 वापस नहीं आता तब तक हम बात नहीं करेंगे। तो जितने भी नेताओं से बात की, और मुझे लगा इसमें गुलाम नबी आजाद ने बड़ी बात की, 5 मुद्दे उन्होंने रखे, जिसमें यह भी है कि कश्मीरी पंडितों को कैसे वापस लाना है, चुनाव कैसे करवाने हैं, राज्यता कैसे मिलेगी। तो ये नेता भी जान गए हैं कि तुरंत तो कुछ होना नहीं है, मोदी जी भी कहीं नहीं जा रहे हैं, भाजपा का जो आइडियोलॉजिकल एजेंडा है वो वैसे का वैसा है, और उनकी खुद की कमजोरियां जो है वो सब लेकर मुझे लगा कि एक माहौल बन रहा है जो टकराव का नहीं है, कंसेंसस का है। लोग चाहते हैं कि कुछ बातचीत हो। अशरफ वानी जी, आपकी तरफ आऊंगा। हमारे साथ अशरफ वानी जी जुड़ गए, इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े सीनियर जर्नलिस्ट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीटेक की डिग्री प्राप्त, और जिनकी हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं पर बराबर पकड़ है, और जो हमेशा बहुत मुस्कुराकर हम लोगों के कई सवाल ऐसे होते हैं जो कोई जानकार सुनने को अरे दीज आर वेरी चाइल्डिश क्वेश्चंस, पर वो हमेशा पूरी संजीदगी से जवाब देते हैं। नेता नगरी में एक लंबे अंतराल के बाद एक आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशरफ वानी, सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। एक तरफ मुकदमे ठसे हुए हैं, बहुत ही खालिस बनारसी लहजे में कहें तो महबूबा मुफ्ती के खिलाफ भी तमाम जांचें चल रही हैं, अब्दुल्ला परिवार के खिलाफ भी जांचें चल रही हैं। ये भी एक सत्य है, उसको तमाम लोग तमाम शुगर कोटिंग के साथ कहने की कोशिश करते हैं कि इन्हीं दो परिवारों ने लगातार शासन किया, और 80s से झगड़ा यही चल रहा था। अब्दुल्ला परिवार दामाद जी के पास जाएगा कि नए नवेले जो शहजादे आए हैं पढ़ के, पहले जयपुर और उसके बाद यूके से, उनके पास जाएगा। मुफ्ती परिवार का भी वही संकट, वही झगड़ा था, मान मनव्वल थी। तो इन्हीं दो परिवारों में केंद्रित था। कई नई राजनीतिक पार्टियां भी इसी दौर में बनने की कोशिश कर रही थी। तो एक तरफ तो पब्लिक में ये इस तरह के बयान दे रहे थे कि जब तक 370 नहीं हटाओगे तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन बयान की राजनीति जो आप पब्लिक में देते हो
और बातचीत की मेज पर जब आते हो तो उन दोनों में बड़ा फर्क होता है, जो हमें कल की उसमें दिखा। एंड वी आर हैप्पी अबाउट इट एज अ कंसर्न सिटीजन एंड एज अ जर्नलिस्ट। आपके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की अगर बात करें तो वो कश्मीर में दो बड़े अलग अलग धड़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। पीडीपी ज्यादा कट्टरपंथियों को रिप्रेजेंट करता है, ज्यादा लीनियंसी की बात करता है, पत्थरबाजों पर रहम दिखाओ, इन पर रहम दिखाओ। और ये भी एक फैक्ट है कि 2016 में पीडीपी और बीजेपी के शासनकाल के बाद ही एकदम से मिलिटेंसी में बड़ा उभार भी आया था, जिसको सिक्योरिटी एजेंसीज अलग अलग ढंग से बताती भी हैं, काबू करने की कोशिश भी करती हैं। अभी हमने पिछले दिनों इजराइल में देखा कि जो रेडिकल जिंगोइस्ट पार्टी, जायनिज्म वाली पार्टीज हैं, वो और रेडिकल अरब पार्टी है, उन्होंने साथ मिलकर सरकार बना ली। तो ये मुझे पीडीपी और बीजेपी का प्रयोग वैसे दिखा था। आप लंबे वक्त से वहां की राजनीति कवर कर रहे हैं, हाउ डू यू लुक एट द स्ट्रेटजी ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीडीपी? इस पर पूरी जानकारी आपको देने से पहले मैं आपकी एक बात को, कुछ देर पहले आप नई पार्टी नए युवा आएंगे, आप ये बात कर रहे थे राजीव से, उसमें मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा जम्मू कश्मीर में क्या होता है। दरअसल जो आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मेन स्ट्रीम टाइप की देखी जाती है, लिबरल पार्टी, और दूसरी तरफ पीडीपी कट्टरपंथियों का समर्थक ही है, वो उसकी मजबूरी है। अगर आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर की राजनीति में तोड़ देना है तो आपको ये लाइन लेनी पड़ेगी, वही आपको कोई सीढ़ी बनेगी सत्ता दिलाने तक। और जो पीडीपी के साथ हुआ, और वरना कौन नहीं जानता, मुफ्ती मोहम्मद सईद जो हैं वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, वो उनका अनुभव था, गृह मंत्री देश के बने, उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर के जब पीडीपी की सरकार बनी पहले मुख्यमंत्री बने, तो वो भी अब इतने मंजे हुए सियासतदान 40 साल में यही समझे थे कि राष्ट्रीय हितों पर जम्मू कश्मीर में राजनीति की नहीं जा सकती है। आपको कश्मीर में जो है कहीं ना कहीं अलगाववाद की बात और पाकिस्तान समर्थन की बात करनी पड़ेगी, तभी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वही जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जन्म का भी वही है। क्योंकि 60 साल तक शेख अब्दुल्ला ने जब राजनीति जम्मू कश्मीर में शुरू की, उनका पहला नारा था रायशुमारी। पूजा अच्छी तरह से समझ सकते हैं, रायशुमारी मीन्स रेफरेंडम। उस पर ही वो सत्ता में आई। तो उसने जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा कि आपको चांस दिया जाएगा। उसको कश्मीर में आमतौर से कहा जाता था तहरीकी रायशुमारी, रेफरेंडम। उसके लिए जो है वो एक चल रही थी ये। उसके बाद वो एक सीढ़ी बनी जम्मू कश्मीर में सत्ता के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद पीडीपी के लिए। तो ये हुआ उसका जवाब। और जो नई पार्टियों की बात थी, ये आरोप लगे जब पीडीपी बनी कि ये गृह मंत्रालय ने पार्टी लॉन्च की नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म करने के लिए। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत मजबूत पार्टी है, 70 साल की पुरानी पार्टी है। जिस तरह से कांग्रेस को देश में देखा जाता है, उस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर की राजनीति में देखा जाता है। उसमें कोई शक है ही नहीं। क्योंकि जम्मू कश्मीर ही, जब विभाजन भी नहीं हुआ था भारत और पाकिस्तान का, जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंट स्टेट थी, ये ना ही अंग्रेजों के भी कब्जे में नहीं थी। तो ये कारण था कि उतना जो है हाइट पॉलिटिक्स में नेशनल कॉन्फ्रेंस को है। और फिर उसको तोड़ने के लिए काफी कोशिशें हुई। जिस अंदाज से अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी हाल में बनी है, वो 60-70s में भी हुआ। बख्शी गुलाम मोहम्मद को लाया गया, उनको प्लांट किया गया जम्मू कश्मीर में बतौर प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद मीर सादिक उनको बतौर ये, और जो अनुच्छेद 370 जो बना था, वो धीरे धीरे उनके स्तर पर कमजोर किया गया। अब उसमें कुछ बचा नहीं था, वो भी यहाँ के लोग समझते हैं और नेता भी समझते हैं। लेकिन एक इमोशनल एक अटैचमेंट था। उस इमोशनल अटैचमेंट में जो कल मैंने बात सुनी, जो वहां पर मुद्दे उठे हैं, दरअसल कहीं ना कहीं मन भी बना होगा। क्योंकि जिस अंदाज से लद्दाख से भी दबाव बढ़ रहा है केंद्र सरकार पर, जो उनकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी लद्दाख, वहां पर भी वो खुश नहीं है। जम्मू जो कि एक मेन गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, वहां पर भी जिस अंदाज से जश्न मनाया जा रहा था 5 अगस्त 2019 को, वो जश्न अब लोग भूल गए हैं। उनको भी लग रहा है कि हम पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है अनुच्छेद 370 हटने का, जो महसूस लोग कर रहे हैं, आम लोग, मुझ जैसे या आसपास के लोग, वो है जॉब्स। क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब नहीं है। यहाँ पर सिर्फ अगर कुछ जॉब है किसी सेक्शन में, वो सरकारी जॉब है। अगर उसके में देश के साथ बंटवारा होता है तो जाहिर है कि जम्मू के लोगों को, जम्मू के हिंदू को भी उतनी तकलीफ है जितनी कश्मीर के मुसलमान को, और लद्दाख के बौद्ध को भी वही तकलीफ है। तो अब ये देखना होगा कि जो कल की बातचीत थी, अब 2 साल में मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को और गृह मंत्री को ये महसूस हुआ कि अगर अब वो दौर नहीं रहा, हम कोई प्लांट पार्टी करें या किसी पार्टी को खड़ा करें या सपोर्ट करें, फिर वो आके जम्मू कश्मीर की समस्या को संभाल सके। जिस तरह से 1990 में जब पीक पे था टेररिज्म जम्मू कश्मीर में, तब भी
नरसिम्हा राव के रूप में प्रधानमंत्री आते हैं फारूक अब्दुल्ला के द्वार पे, आप कहीं से किसी तरीके से कश्मीर को संभालो, क्योंकि ये ही वो परिवार या पार्टी है जिसने काफी, जिसकी पकड़, और उसका एक प्लस पॉइंट ये भी है, न सिर्फ कश्मीर में बल्कि जम्मू के कुछ हिंदू भी उनको काफी पसंद करते हैं या उनके साथ रहे हैं। लद्दाख के बौद्ध भी इस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े रहते हैं, और वही कोशिश पीडीपी ने की थी, लेकिन कश्मीर में उन्होंने बेस अपना बढ़ाया। जम्मू के डोगराओं में या फिर लद्दाख के बुद्धिस्ट में वो अपना वो बेस बढ़ा नहीं पाए। और आम आदमी पार्टी, ये अपनी पार्टी जब अल्ताफ बुखारी साहब की बनी, वो उसमें नेता कौन है? या तो पीडीपी के हैं या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, जिनको लग रहा था शायद उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है टेक ऑफ ऑन करने का सरकार की मदद से, लेकिन नहीं किया, नहीं कर पाई। वो डीडीसी इलेक्शन में भी साफ हुआ, और उसके बाद फिर जिस अंदाज से वो नेताओं को भी लगा। और अभी राजीव जी बहुत उनके करीबी दोस्त हैं, उमर अब्दुल्ला भी, सजाद लोन ने भी यही कहा कि वो जब आए थे, जब उन्होंने फिर उसका काफी उनको ये भी किया कि जब वो बीजेपी को कह रहे थे मोदी साहब मेरे बड़े भाई है, वो भी अब समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना, वो जो आप व्हाट काइंड ऑफ, जो आप क्या आप प्रूव करते हैं अपनी चीज है, वो आपको ग्राउंड पे करनी होती है। आप मुंह से बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर को, मोदी जी को कि मैं नेता हूं, वो तब तक आपको नेता नहीं मानेंगे जब तक आप सीट नहीं जीत के आएंगे, जब तक आप ये चीजें नहीं आए। तो एक बार फिर मेरे को यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं लगा होम मिनिस्ट्री को भी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी, कि इन दो पार्टियों को साथ लिए बिना हम जम्मू कश्मीर में ना ही अमन लौटा सकते हैं, चाहे पीडीपी हो या नेशनल कांग्रेस हो, और ना ही जो है यहाँ की जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो रफ्तार पकड़ सकती है। पूजा, मैं आपके पास आऊंगा। गुलाम नबी आजाद ने बहुत स्पेसिफिकली जो अपनी 5 मांगे रखी, उसमें एक था कश्मीरी पंडितों की वापसी, है ना। इसमें बहुत सारे बयान होते हैं, बहुत सारी इमोशनल बातें होती हैं, दुरुस्त भी हैं कई हलकों के लिए। कई हम लोगों ने देखा जो पनुन कश्मीर या दूसरे संगठन चला रहे थे, वो लोग अब नाराजगी के स्वर में भी बात करते हैं। जो फैमिलीज हैं, पिछले दिनों में एक किताब के सिलसिले में राहुल पंडिता से बात कर रहा था, तब उनसे था आर दे रेडी टू गो बैक, क्योंकि जम्मू में वो जिस हालात में रही है 90s से अब तक, या देश के अलग अलग हिस्सों में है, एग्जैक्टली आपको क्या लगता है कम्युनिटी के स्तर पर किस तरह की चैटर होती है कि एक इमोशनल कनेक्ट है, एक कल्चरल हेरिटेज है, अपने अपने बाप दादाओं के बरसों के घर और सब छोड़कर आए हैं, किस तरीके से वो एक्विटेशन हो सकता है? आप अलग अलग स्टेक होल्डर से बात करती हैं, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए सौरभ, मैं ना उन चंद रिपोर्टर्स में थी 370 जब हटा था, जिसने जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों एरियाज में गए। जो ज्यादातर रिपोर्टर्स थे वो सीधा श्रीनगर गए, कुछ दिन वहां का मूड असेस किया, वापस आ गए। मुझे इतना समझ आ गया था कि जम्मू और लद्दाख में कुछ लेवल पे लोग खुश हैं, और मेरे लिए एज अ जर्नलिस्ट भी वो जरूरी था समझना कि अगर वो उम्मीद है तो उन्हें किस चीज की उम्मीद है। हम नहीं डिसाइड करेंगे कि हम इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे, उसको करेंगे, वो व्यूअर डिसाइड करेगा। तो जब मैंने जम्मू में सेलिब्रेशंस देखे और कुछ कश्मीरी पंडित्स ग्रुप्स थे मैंने देखे, जो मैं गई थी एक मुट्ठी रेफ्यूजी कैंप जगती, जो माइग्रेंट टाउनशिप है, वहां मैं गई थी, वहां पे मैंने रिपोर्ट किया, तो वहां सेलिब्रेशंस थी। मैंने उनसे यही सवाल किया कि आपके लिए क्या फर्क है, क्या आप वापस जा पाएंगे? तो उनका रिएक्शन जो था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो सेलिब्रेशन था वो एक तरह से बहुत नेगेटिवली पोर्ट्रे किया गया था। जो मैंने आसपास देखा कि वो खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, कश्मीर में इतने लोग सफर कर रहे हैं तो उसके खिलाफ वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो गलत था। मुझे ऐसा लगा उनकी बातों से कि उनको एक उम्मीद जगी है। उनको अब लगता है क्योंकि 370 हट गया तो प्रधानमंत्री मोदी अब पाकिस्तान का डोमिनेंस उन्होंने हटा दिया है, सेपरेटिस्ट का डोमिनेंस हटा दिया है, एक्सट्रीमिज्म खत्म हो जाएगा और अब वो घर वापस जा पाएंगे। तो उस उम्मीद का वो जॉय था। लेकिन वो ये भी बात समझते हैं कि जाना इतना आसान नहीं है। वो भी नहीं जाना चाहते कि एक आप साइड में एक वायर सेटअप करके उनके लिए कोई स्ट्रक्चर्स बना दे, वो उसमें जाएं, लेकिन वो उनको लगता है कि वो सबसे सेफ होगा। आपका सवाल कि वो वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि मैं काफी सालों से अब फैमिली से बात करती हूँ, जाना तो वो डेफिनेटली चाहते हैं, लेकिन यही सवाल आप अगर अपने आप से भी पूछें कि क्या एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन में आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को वापस ले जाना चाहेंगे, जहां आपको पता है कि आपकी कम्युनिटी टारगेट पे है अभी भी,
तो आप शायद बहुत बहादुर हो, आप कहें चलिए मैं तो जाना चाहता हूँ और या मैं जाऊंगी, काम करूंगी, मगर अगर कल को मेरे परिवार को कुछ हो जाता है तो वो गिल्ट फिर से लेना, जबकि आप अच्छे खासे आपने मेहनत करी, इतने साल सफर किया, 30 साल आपने घर बनाया, नौकरी बनाई, पढ़ाई करी, लाइफ, बिल्कुल। तो वो रिस्क लेना कितना जायज है, ये सोच के बहुत लोग पीछे हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि क्योंकि कश्मीर में बैठे बहुत जरूरी है एक ऐसा मूड सामने रिफ्लेक्ट होना कि एक्नॉलेज करना पहले कि 90 में क्या हुआ, एक्सट्रीमिस्ट ने क्या किया, उसका एक अंडरस्टैंडिंग होना सोशल लेवल पे, और फिर वो शायद एक कॉन्फिडेंस ज्यादा देगा। देखिए कोई वापस नहीं जाना चाहता सिर्फ गवर्नमेंट के सपोर्ट से, वो जाना चाहेंगे सोशल सपोर्ट से, वो सपोर्ट दिखना जरूरी है। और हाल ही फिलहाल में जो इतनी कुछ पंडित, जो कोई काउंसलर बनता है, कोई बनता है, और मुस्लिम्स भी कोई थोड़ा सा पॉलिटिकल पोजीशन लेते हैं, मार दिए जाते हैं। तो जो दिल्ली में बैठा है, जिसने 30 साल से बहुत प्रॉब्लम्स देखी, पूरा लाइफ अपटर्न हो गई, फिर भी उन्होंने किसी तरह अपनी फैमिलीज को संभाल के पला बड़ा किया, अगर आप उनके सामने ऑप्शन रखेंगे तो वो यही कहेंगे कि क्या मैं ये सब छोड़ के वापस उस कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाने के लिए तैयार हूं, तो वो आंसर ऑब्वियसली नहीं है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं जाना चाहते। लेकिन सौरभ, फैक्ट ये है कि शायद अगली जनरेशन तक अगर वो डिस्कनेक्ट रहा तो काफी लोग वापस नहीं जाना चाहेंगे, जहां नौकरीज की प्रॉब्लम्स हैं, जहां टेररिज्म है, जहां रेडिकलाइजेशन है, जहां सीरियस है सिचुएशन, और वहां के लोग ऑलरेडी सफर कर रहे हैं। तो क्यों कोई भी अपना कुछ छोड़ के वापस जाना चाहेगा? लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं जाना चाहते हैं, ख्वाहिश की बात करें तो जाना चाहते हैं, लेकिन वो पुश। राजदीप, वेलकम टू यू। राजदीप, वेलकम टू यू। आई हैव सीन योर हैंड। अशरफ बानी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं यही सवाल कि कश्मीरी पंडित जो कश्मीर के कंपोजिट फैब्रिक का बड़ा अहम हिस्सा थे, हमने किताबों में जो कश्मीर पढ़ा है, उस कश्मीर के इतिहास में शैविज्म आता है, उस कश्मीर के इतिहास में सूफिज्म आता है, जो आजकल वहाबिज्म प्रैक्टिस हो रहा है कि बड़ा अरेबिक प्यूरिटन फॉर्म ऑफ इस्लाम, वो कश्मीर में नहीं था। मतलब 90s तक कश्मीर का जो कश्मीर की महाशिवरात्रि और कश्मीर के बाकी जो मुस्लिम तीज त्योहार भी थे, तो जिसको हम लोग कंपोजिट कल्चर कहते थे, सब एक दूसरे में बड़ा गुथे हुए थे। उस पलायन, उस मिलिटेंसी के दौर से पहले तक की ये जो बात है। आज की तारीख में अशरफ बानी, जब कश्मीर की सोसाइटी आपस में बात करती है, इंटेलिजेंसिया आपस में बात करती है, या पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बात करती हैं, तो ये कंसर्न आता है जो पूजा ने दिखाया कि आप सरकार के लेवल पे कुछ अनाउंसमेंट कर भी दोगे, कुछ बाग कॉलोनियां बना भी दोगे, तो उतने भर से तो नहीं होगा जब तक समाज के स्तर पे वो कॉन्फिडेंस ना आए, क्योंकि संगीनों के साये में समाज पनपते नहीं है। मतलब वो चाहे कश्मीर में रहने वाले मुसलमान हो, चाहे कश्मीर में रहने वाले हिंदू हो, दोनों ही हिंदुस्तानी और दोनों ही आजाद होना चाहते हैं, इस लहजे में आजाद जैसे देश के बाकी हिस्सों के नागरिक आजाद हैं घूमने फिरने, नौकरी, अभिव्यक्ति के लिए। जी बिल्कुल सौरभ जी, दरअसल ये है कि इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। ये बिल्कुल पूजा ने सही कहा, जब तक सोशल इंजीनियरिंग इसकी नहीं बनेगी, जब तक लोकल मुसलमान जो है कश्मीर में, जिसका पड़ोसी कश्मीरी पंडित था, एक दूसरे की बाइब की तरह रहते थे, जब तक वो उन दोनों का मिलाप और वो अपने दिल से नहीं बुलाएंगे, वो है। लेकिन बदकिस्मती की बात है, जो मैं पिछले 30 साल से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा टेररिज्म जो है जम्मू कश्मीर में 90 से अब तक मैं एक एक चीज देख रहा हूँ। बदकिस्मती ये हो रही कि जिन लोगों का जन्म, जिसमें कश्मीर के वो युवा हैं जिनका जन्म 90 के बाद हुआ है, और अपनी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में जो लड़के या जो बच्चे 90 के बाद जन्मे हैं, उनको वो कश्मीरियत पता ही नहीं। कश्मीरियत क्या है उन्होंने न महसूस की, न उन्होंने उसका अनुभव पाया। उन्होंने सिर्फ वही सुनी सुनाई और रटी रटाई बातों पर ही यकीन किया। मुझे बहुत दुख होता है, मैं पिछले दिनों गया था, यहाँ पर सबसे बड़ा खीर भवानी मेला होता है, पूजा को पता है कि वो मुस्लिम उस पूरे एरिया में रहते हैं, और वो एक किस्म का एक उस तरह का उत्सव होता था कि जब आते थे जितने भी कश्मीरी पंडित जगह जगह से आते थे, या कश्मीर में ही पहले जब आते थे, तो उनका देख रेख, उनके लिए पूजा की सामग्री, साजो सामान सब वो लोकल मुस्लिम अरेंज करते थे। तो वो एक बंधन था। इसी तरह अमरनाथ यात्रा में, अमरनाथ यात्रा का क्या था कि पूरी यात्रा को जो है उसका आयोजन, उसके इंतजाम, उसमें सेवा लोकल मुस्लिम्स करते थे कश्मीरी पंडितों के साथ साथ। फिर धीरे धीरे जो है, पहले तो कश्मीरी पंडित सिर्फ अमरनाथ यात्रा करते थे, बाहर से नहीं आते थे लोग। ये फिर 80s के 90s के बाद हुआ, जब फिर इस यात्रा में जो है देश के बाकी हिस्सों से लोग जुड़ने लगे। अदरवाइज इट वाज ओनली स्पेसिफिक फॉर द कश्मीरी पंडित, वो महाराजा हरि सिंह के जमाने से था। उसके बाद फिर धीरे धीरे बाकी जो है लोग इसमें जुड़ने लगे। और
ये और एक ही जत्थे में यात्रा जाती थी, एक जत्था जाता था, उसकी पूरी पेशवाई जो है कश्मीरी पंडित करते थे, जो गुफा में पूजा वगैरह होती थी उसमें पुजारी कश्मीरी पंडित होता था, और उसके बाद उसके साथ साथ स्थानीय मुसलमान, जिस तरह से वो भुट्टा मलिक की फैमिली थी जिसने उसका पता लगाया था। लेकिन अब इसमें इन्फिल्ट्रेशन हो गया, अब इसमें ये हो गया है कि अब जो है, अब कहीं ना कहीं जो है दरार जो है दो कम्युनिटीज के बीच में वो बढ़ गई है कश्मीर में। वो इसलिए बचने में कि यंग जनरेशन जो है, चाहे मुस्लिम्स की यंग जनरेशन हो या कश्मीरी पंडित्स की यंग जनरेशन हो, उनका वो अनुभव जो है वो बड़ा कड़वा रहा है। क्या आपने लोगों से बातें सुनी, क्या इसमें पढ़ा, क्या टीवी पे डिबेट देखा, फिर वहां पर कश्मीरी पंडित लीडर क्या कह रहा है, यहाँ पर मुस्लिम लीडर क्या कह रहा है, तो उसमें उस उलझन में उनका जो माइंड सेटअप है वो बन गया है। इसके लिए जरूरी है कि ये सरकार की पहल, क्योंकि जो बीजेपी की तरफ से कोशिश हो रही है उससे ज्यादा पहल तो मनमोहन सिंह ने की, उसी ने मतलब हर तरह की कोशिश की। या कांग्रेस ने कल पहला पॉइंट ये रखा, बाकी किसी पार्टी ने रखा, उन्होंने भी बहुत कोशिश की। लेकिन जो पूजा ने कहा कि अब कहीं पर कोई रोजगार है, अब कश्मीर आके जब उसको आराम के लिए आएगा, वो उस पर तो भरोसा होगा नहीं, यहाँ काम नहीं है किसी लड़के के लिए। वो भी मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ, आप क्यों नहीं आते? कहते वहां पर क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है, हमारे बच्चे का फ्यूचर क्या है, आप लोग तो ऑलरेडी सफर कर रहे हो, कोई जॉब है, सरकारी मुलाजमत है, अब 370 से वो भी कम हो गई, अब उसमें उससे बेटर है कि यू विल गेट बेटर ऑप्शन। तो वो वाला कारण है, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए सिविल सोसाइटी को जागना पड़ेगा, तभी शायद ये बात जो है या ये ख्वाब जो है ये जो है मुमकिन हो पाएगा। लेकिन अगर हो पाएगा तो उन्हीं लोगों की बदौलत होएगा जो कश्मीरी पंडित कश्मीर में रहे हैं, जिन्होंने कश्मीरियत देखी है, जिन्होंने इसको महसूस किया है, वही उसको बन सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर वो जनरेशन खत्म हो गई, दूसरी जनरेशन के लिए मुझे ये सेटअप बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है, रतीब आप कुछ आप इंटरवीन करना चाह रहे थे, प्लीज। निखिल, मैं यही कहना चाहता था कि ये रियलिटी चेक का टाइम हो गया। आपने बहुत बातें कर दी और यही प्रॉब्लम है कश्मीर में। कश्मीर में बातें बहुत होती है, लेकिन हम वही स्थिति पर आ जाते हैं जहां हम नया कश्मीर के जो अगस्त 5 के पहले थे, ये नया कश्मीर जो है उसमें क्या हुआ है? आपको वंशवादी पार्टी जिन्होंने आपने कहा वो गुपकर गैंग है और कश्मीरियों को उन्होंने एक तरह से एक्सप्लॉइट किया, उन्हीं के पास आपको एक तरह से जाना पड़ा। आपने कश्मीरी पंडितों की बात की, लेकिन आप जानते हैं कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है, जब तक आतंकवाद का वो डर नहीं निकल जाता, तब तक वो नहीं वापस आ सकते। आप ये भी आपको एक रियलिटी चेक मिल गई है। आप अपने पब्लिक के सामने कह सकते हैं पाकिस्तान को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन उसी पाकिस्तान के साथ आपको बैक चैनल डिप्लोमेसी करनी पड़ती है ताकि एक सीज फायर हो पाए और ताकि जो वायलेंस की लेवल है वो कहीं ना कहीं कश्मीर में कम हो जाए। आप ये भी जानते हैं कि एक रेडिकलाइज जनरेशन आ गया है। कई लोकल जो नए ग्रुप्स बन रहे हैं वो लोकल कश्मीरी मिलिटेंट्स के ग्रुप बन रहे हैं। तो एक तरफ आपने कहा था कुछ साल पहले हमने आतंकवाद खत्म किया, लेकिन आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है, अभी भी घटनाएं होती है। हालांकि उस लेवल पर बड़ी घटनाएं नहीं होती, लेकिन छुटपुट घटनाएं रेगुलरली होती है। आपने अपने आप में कहा था रियलिटी चेक में कि हम चुनाव के लिए माहौल बनाएंगे, नए जनरेशन के लीडर्स आएंगे। जैसे मैंने कहा नए जनरेशन नहीं आया, आपके उसी पुराने लीडर्स के पास जाना पड़ा। आपने कहा कि आर्टिकल 370 के बाद खुशी की लहर होगी कश्मीर में। क्या हुआ? जो डोमिसाइल का सवाल और जॉब्स का सवाल है, खास करके जम्मू में, उसका भी आपको रियलिटी चेक मिल गया। रियलिटी चेक कश्मीर में बातें करना बहुत आसान है, रियलिटी क्या है? द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। और उस रियलिटी को अब सरकार समझने लगी है। ये कैचवर्ड्स बजवर्ड बहुत हो गए। नया कश्मीर, दिल्ली से दूरी, कल का प्रधानमंत्री ने कहा दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी जो है वो मिटानी है। वो कैसे आप मिटाओगे एक दिन में? अविश्वास इतना है। आपने राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया और फिर दिल की दूरी वही एक दिन में मिटा पाओगे? ये नहीं होता है। यही उम्र रियलिटी चेक निखिल, बड़ी अच्छी बातें हो रही है, रियलिटी चेक। यही उमर अब्दुल्ला भी कल कह रहे थे कि जो दिल की और दिल्ली की दूरी है वो एक मीटिंग से ज्यादा की जरूरत उसमें पड़ेगी। राजीव, आप बार बार नए कश्मीर वाले उस कैच वर्ड और वो कैच फ्रेजेस की बात कर रहे थे। हमने जरा गूगल किया तो देखा कि नया कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब के टाइम से चल रहा है। अशरफ गनी सर कंफर्म करेंगे जब तब सेशन हुआ था उसके बाद इस शब्द की चर्चा शुरू हुई थी। इसी जो आपका और सौरभ का पहला एक्सचेंज हुआ था उसके ऊपर मैं एक छोटा सा कमेंट देखिए, फिर मैं अशरफ सर से एक चीज पूछना चाहता हूँ। आपने कहा था कि इस नए कश्मीर में पुराने लीडर्स बात हो रही है और फिर सौरभ ने कहा कि नहीं, नए लीडर्स आएंगे जब माहौल चेंज हो जाएगा तब।
इस चीज पर थोड़ी जानकारी, इसको कंफर्म करना पड़ेगा अशरफ गनी सर को कि बात सही कह रहा हूँ कि नहीं। नए लीडर्स को प्लांट करने की कोशिश हुई, अल्ताफ बुखारी ठीक है, अगर उनको प्लांट आप नहीं भी कहते हैं तो भी उनकी इमेज वैल्यू में यही है। उसके बाद हम देख रहे थे सज्जाद यूसुफ हैं, जेके सोसाइटी के, फिर जेके वर्कर्स पार्टी के मीर जुनैद हैं, ये लोग काफी पॉपुलर हो रहे थे टेलीविजन पे 5 अगस्त 2019 के बाद में, लेकिन ये जमीन पकड़ नहीं पाते हैं फॉर सम रीजन, और इसीलिए जो कन्वेंशनल फोर्सेस थी वैली के अंदर पॉलिटिकल, उन्हीं से बात शुरू होती है। सर एक दोनों चीजें हम समझना चाहते हैं आपसे अशरफ अली सर। पहली चीज तो ये कि इन जो 3 कैरेक्टर्स का मैंने नाम लिया है और ऐसे 50 और हैं, ये जमीन पकड़ क्यों नहीं पाए डिस्पाइट कोट अनकोट स्पॉन्सरशिप फ्रॉम दिल्ली वन। दूसरी चीज जो ज्यादा इमीडिएट है कल की बैठक के संदर्भ में, वो ये कि डिलिमिटेशन को लेकर के वैली में क्या सेंटिमेंट है और जम्मू डिवीजन क्या सोचता है, क्योंकि इस डिलिमिटेशन के प्रोसेस को लेकर नर्वसनेस दोनों साइड में बराबर है कि किसको क्या मिलने वाला है। सर दोनों सवालों का मैं आपको जवाब दूंगा। जो आपने कुछ नेताओं के नाम लिए, उतने ही नेता नहीं है, नए नए युवा चेहरे नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी आ रहे हैं, पीडीपी में भी आ रहे हैं। और आपने कहा कि इन्होंने जहाज क्यों नहीं, मतलब उनकी पिकअप क्यों नहीं पकड़ पाए, या फ्लाइट ऑफ क्यों ऑन क्यों नहीं हुई, उसकी मैं आपको सिंपल सा खुली जबान बात कहूंगा। जो भी अब पार्टी जम्मू कश्मीर में बनती है, उसको ये समझा जाता है कि ये पार्टी सीधे से, मतलब वो अब क्या है, लोगों के दिल में बैठ गया है इतने 70 साल के अनुभव में, इसको प्लांट किया जा रहा है या इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और जो पार्टी कश्मीर के लोगों की, जैसे मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस से फिर भी उसका एक इतिहास रहा है, या महबूबा मुफ्ती जो है अब बात कर रही है, उसकी तो मजबूरी है। अगर वो पाकिस्तान की बात नहीं करेगी, अलगाववाद की बात नहीं करेगी, सेपरेटिस्ट की बात, वो तो नहीं है। तो जाहिर है कि जो भी नई पार्टी आती है उसको शक की निगाह से देखा जाता है कश्मीर में आम लोगों की तरफ से, भाई ये प्लांटेड पार्टी है, इनको एजेंडा सेट किया गया है, जो केंद्र में सरकार है, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, आपको ये करना है और इसलिए आपको है। लेकिन अगर जड़ें देखें तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इसमें कोई शक नहीं है, सबसे रीजनल पार्टी वही मजबूत है, वही है उसके। और जितने भी नेता, जिस तरह कांग्रेस के नेता हर एक पार्टी में हैं देश में, उसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही नेता, मंडेट नहीं मिला, कुर्सी नहीं मिली, पद नहीं मिला, वो जाके फिर दूसरी पार्टी या खड़ा करता है या फिर दूसरी पार्टी में घुसता है। तो ये नंबर 1 बात हुई। नंबर 2 बात ये हुई कि, और दूसरी जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है, लद्दाख में उतना इशू नहीं था, जम्मू में था। जम्मू वर्सेस कश्मीर क्या है कि बीजेपी सत्ता में पहली बार आई जब देश आजाद होने के बाद 2014 में चुनाव हुए, और उसके बाद उस फैक्टर को जो है, वो फैक्टर जो है वो इसी तरह अब दिखता है। पहले एक जमाने में कांग्रेस के साथ जम्मू वाला पूरा एरिया होता था नेशनल का, और वहां पर कुछ एरियाज में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सीटें जीतता था, चाहे चिनाब वैली हो या फिर जम्मू टाउन या सिटी की बात हो, क्योंकि नेशनल जो आप नया कश्मीर करते हैं बात, शेख अब्दुल्ला की तरफ से नारा दिया गया था नया कश्मीर, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, वो उसमें था। इट वाज अदरवाइज नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज फर्स्ट नेम्ड एज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तो शेख अब्दुल्ला का विजन ये था कि अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इसका नाम रखते हैं, इट विल बिकम अ रिलीजियस टाइप पार्टी या फंडामेंटल पार्टी बनेगी, ये सेकुलर पार्टी नहीं रहेगी। उन्होंने उसका नेम चेंज कर दिया जब भारत के साथ पूरी तरह विलय हुआ जम्मू कश्मीर का, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका नाम रखा, और उसका नारा था शुरू में हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। इट वाज अ मेन स्लोगन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस इन अर्ली 60s जो था। तो उसको ये जोड़ था कि ताकि जो लद्दाख के बौद्ध हों, फिर जम्मू के हिंदू हों, कश्मीर के मुस्लिम हो, ये यूनाइट और सेक्युलर कल्चर में रहे। और वो कश्मीरियत का उसको ऑलरेडी एक सपोर्ट था ही, क्योंकि कश्मीर में जिस अंदाज से महात्मा गांधी ने खुद कहा था, जिस अंदाज से यहाँ पर ब्रदरहुड थी, रिलीजियस हार्मनी थी, अभी भी है, खत्म नहीं हुई, भले से लोग दुनिया भर बोले, जहां यहाँ पर अभी भी वो रिलीजियस हार्मनी, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं हर जगह जाता हूँ, साफ बात है कहीं पर कभी बेचारा अनफॉर्चुनेटली कोई कश्मीरी पंडित मारा जाता है, लेकिन ये भी हमें एक आंकड़ों से देखना पड़ेगा। अगर एक कश्मीरी पंडित किसी सरकारी पद पर है, या पुलिस में है, या सरपंच है, या कोई नेता है, उसके पैरेलल में 10 या 15 मुस्लिम उसी लेवल में मारे जाते हैं। तो वो उसमें रिलीजियस बैकग्राउंड कम होता है, टारगेटिंग टेररिस्ट का या मिलिटेंट्स का, उसमें टारगेटिंग ज्यादा ये होता है वेदर ही इज वर्किंग फॉर इंडिया और ही इज नॉट वर्किंग फॉर इंडिया। उसमें वो वाली लाइन है, वो ये भी देश को और राजनेताओं को समझना पड़ेगा। इसमें यहाँ पर कम्युनल वायलेंस टेररिज्म में नहीं है कि अब हिंदू, मतलब यहाँ पर कश्मीर में कई सारे लोग हैं, कश्मीरी पंडित हैं, कई गांव में आपको दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, जहां पर 1 या 2 घर रहते हैं। साउथ कश्मीर में, शोपियान में, कुलगाम में, पुलवामा में, दे कांट अफोर्ड टू माइग्रेट, वो मजबूरी के कारण यहाँ रहे, बट दे आर सेफ, उनको कोई इश्यू नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, अगर उनकी तरफ से कोई इंडियन पॉलिटिक्स को आगे लेना चाहेगा या देशभक्ति को थोड़ा ज्यादा दिखाएगा, वो तो उनको टेररिस्ट को खड़केगी ही, जाहिर है ही विल बिकम द टारगेट। तो बाकी अगर कोई कहे कि कश्मीर में इस वक्त भी कोई रिलीजियस तनाव है, कम्युनल तनाव है, वो अभी भी नहीं। लेकिन डिलिमिटेशन पे सर हम मैं थोड़ा सा वैसे डिसएग्री करूंगी उस बात से, बट नहीं, आपने नए लीडर्स की बात की, आपने शाह फैसल की का उदाहरण लो, क्या हुआ शाह फैसल को? उन्होंने बिल्कुल मैं आपको शाह फैसल पे काफी इंटरेस्टिंग बता दूंगा, मेरा काफी उसके साथ संपर्क कांटेक्ट रहा है। आप मुझे बताइए ना, मेरा ये कहना है कि आप जब तक रियलिटी चेक नहीं लोगे, कश्मीर में आतंकवाद अभी भी है, उस आतंकवाद का जड़ कहाँ है, पाकिस्तान के साथ क्या लिंक्स है, कश्मीरी आइडेंटिटी का सवाल क्या है, जब तक आप इन सवालों पर वाकई पूरी अपने विचारधारा को एक अलग रख के उनको एक रियलिटी चेक नहीं दोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। शाह फैसल 18 महीने कह रहे थे मैं एक तरह से नया कश्मीर बनाना चाहता हूँ, नई पार्टी बनाना चाहता हूँ, हकीकत तो कुछ और हुई। और एक तो आज उनको मुझे लगता है कई कश्मीरी देखते हैं समन हु हैज इन अ वे सोल्ड आउट टू दिल्ली, कि वो दिल्ली के साथ उन्होंने एक समझौता कर दिया है। मेरा ये फिर से कहना है निखिल कि जब तक एक रियलिटी चेक नहीं हुआ, सरकार ने क्या कहा था, हम कश्मीर में इन्वेस्टमेंट्स लाएंगे, कहाँ है वो इन्वेस्टमेंट, हम फिल्म इंडस्ट्री मैं वहां हम वहां चलना चाह रहे हैं सर। नहीं पूजा आप ये मुझे बताइए, आप इस पूरी बातचीत में जो असल मुद्दा है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, आतंकवाद, जिस तरह से कश्मीरी आइडेंटिटी का जो सवाल है एक तरफ और आतंकवाद दूसरी तरफ, इस पर जब तक बात नहीं होगी, पॉलिटिक्स कैन नॉट टेक प्लेस एज नॉर्मल इन कश्मीर। और राजदीप जी हम बिल्कुल वन बाय वन वहां जा रहे हैं। पूजा कुछ ऐड करना चाह रही थी सर। मैं अशरफ सर, मुझे डिलिमिटेशन पे आपका पूछना है, एक बार पूजा अपना कह लें, फिर मुझको डिलिमिटेशन पे आपसे डिटेल में मैं बिल्कुल उनकी बात समझ रही हूँ कि रिलीजियस हार्मनी तो रहती है। उन्होंने ठीक कहा कि इस जनरेशन को दोनों ही साइड्स वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो पिछली जनरेशन को है, क्योंकि दोनों साइड ने अपनी तरफ से स्टोरी सुनी है। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी इस बात से कि जो पंडित फैमिलीज वहां हैं वो बिल्कुल सेफ फील करती हैं, वो ऐसा नहीं है। काफी वो इसलिए भी है क्योंकि शायद वो चुप रहते हैं, काफी बातें वो मुझे बताते हैं जो ऑन कैमरा नहीं कह पाते, तो एक डर जरूर है। बट हाँ, उनको डायरेक्ट वायलेंस नहीं होगा, पर वो मानते हैं कि वो डिस्क्रिमिनेट फील करते हैं कि उनकी आवाज नहीं बाहर जाई जाती है, जर्नलिस्ट नहीं पहुंचाते हैं, तो वो जरूर मुद्दा है। लेकिन उसके अलावा मैं एक पॉइंट जरूर डालूंगी निखिल, क्विकली, शायद नोटिस नहीं किया या बात सामने नहीं आई, श्योर राजदीप और अशरफ सर ने एक बात नोटिस की होगी, कल जो जम्मू कश्मीर की मीटिंग हुई, इस बार हुर्रियत या सेपरेटिस्ट नेताज का रेफरेंस ही नहीं आया। तो जो भी था बिल्कुल मेन पॉलिटिकल पार्टीज का था। हमेशा पहले जब मीटिंग्स होती थी कोई ना कोई कहीं से कह देता था कि हुर्रियत को क्यों नहीं मिला जा रहा है, सेपरेटिस्ट से क्यों नहीं बात हो रही। तो शायद ये स्टेप जरूर हुआ है कि जो सेपरेटिस्ट नेता पूजा ये मुझे लगता है सबसे बड़ी कामयाबी एक तरह से रही है कि आपने एक तरह से वो जो हुर्रियत की कंस्टिट्यूंसी थी या पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी थी उससे आइसोलेट किया। ये मैं मानता हूं, क्योंकि वाजपेयी जी की सरकार हो या मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, उन्हें हमेशा एक तरह से दबाव था कि हुर्रियत को भी शामिल कीजिए या उनके साथ पैरेलल नेगोशिएशंस कीजिए। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस कामयाबी के बावजूद जो ग्राउंड सिचुएशन है उसमें एक रियलिटी चेक होना जरूरी है कि आपको सभी स्टेक होल्डर्स के साथ किस तरह से बातचीत करके खुलेआम करना पड़ेगा। आप महबूबा मुफ्ती को कहती है, जब वो कहती है डायलॉग विद पाकिस्तान, आप कहती है देशद्रोही, ट्रोल आर्मी कहता है कि वो देशद्रोही है, लेकिन आपके वो सर मैंने रखा है क्वेश्चन आपके लिए। राजदीप जी उस विषय पर आएंगे। पूजा ने और आपने जो जिक्र छेड़ा, मैं उस पे अशरफ वानी की तरफ जाना चाहता हूं। ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस किसको रिप्रेजेंट करती है और उसको इतनी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी किन पॉलिटिकल कंपल्शंस के चलते पिछली रिजीम्स में मिली? बिल्कुल सौरभ जी, और राजदीप जी ने भी कई सारे बातें उठाई और मैंने उनको काफी गंभीरता से सुना और सही उनमें काफी वजन है। लेकिन आप कह रहे हैं कि इस बात में नई डेवलपमेंट जो है वो हुर्रियत का शामिल होने की बात किसी ने नहीं की। लेकिन हुर्रियत तो पाकिस्तान है, सिंपल है। हुर्रियत की जो लाइन है वो तो पाकिस्तान की लाइन। अगर आप पाकिस्तान के साथ विचार में जो पाकिस्तान चाहता है, तो हुर्रियत वाज अ काइंड ऑफ अ ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस क्रिएट की पाकिस्तान ने, उन्होंने वो अपनी तरफ से एक पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल वॉइस जो है वो रखी है। और दूसरी, राजदीप जी इस बात को सही समझेंगे, पाकिस्तान को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं जम्मू कश्मीर से। अगर आप
5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री जम्मू कश्मीर देश की संसद में कहता है कि खून देकर पीओके के लेंगे, तो आपको तनाजा है? जान लेकर पीओके के लिए, पीओके कहाँ है? इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। देन अगर जम्मू एंड कश्मीर यूनाइटेड स्टेट की बात करें, उसमें गिलगित बल्तिस्तान है, वो ऑलरेडी नॉर्दर्न एरियाज हैं पाकिस्तान के, फिर आपका मुजफ्फराबाद और कोटली वगैरह जो एलओसी से सटा एरिया है वो तो पीओके है। अगर जो 24 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आपने पीओके में तय की है, तो आप पाकिस्तान से बात करना कैसे छोड़ देंगे? आप उन्हीं पे कर लीजिए ना बात। वो 24 सीटें कहाँ हैं, किस किस को देंगे, किसको खड़ा कर रहे हैं, यहाँ से वो इलेक्शन लड़ेंगे या वहां से लड़ेंगे। तो इसलिए महबूबा मुफ्ती को, क्योंकि मैंने सुबह भी बताया, महबूबा मुफ्ती ने पहले भी बोला, बाद में भी बोला और प्रधानमंत्री की बैठक में भी बोला, पाकिस्तान के साथ बातचीत के बिना आप कश्मीर में अमन नहीं ला सकते। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और ये अब सरकार भी समझ गई है, क्योंकि आपने कितने, इसी सरकार ने नहीं, वाजपेयी जी ने भी, करगिल युद्ध हुआ 1 महीने के बाद फिर वाजपेयी जी ने श्रीनगर में कहा, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था ओल्ड एयरफील्ड में, एक तरफ से पूरा युद्ध में इतने सारे जवान शहीद हुए, भारत के भी अफसर मारे गए, पाकिस्तान के भी अफसर मारे गए, तो उसने कहा कि दोस्त को हम बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी को बदल नहीं सकते। फिर उसके बाद आगरा समिट वगैरह जो भी हुआ, तो इसलिए बातचीत जो है, उस बातचीत के बगैर, राजदीप जी की इस बात से मैं पूरी तरह वाकिफ हूँ, महबूबा मुफ्ती से भी पर्सनल में बात की, वो भी ये बात मानती है कि जब तक पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर नहीं होंगे तब तक कश्मीर में अमन की कामना करना या अमन की होप करना काफी मुश्किल है। और दूसरी तरफ जिस अंदाज से इन्वेस्टमेंट कश्मीर की वायलेंस में पाकिस्तान का हुआ है, मैन्युअली एज वेल एज इकोनॉमिकली, मैन्युअली ये हुआ कि कश्मीर में पिछले 30 साल के दौरान करीब 40,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं एज टेररिस्ट्स एंड मिलिटेंट्स। 90 के दशक में ज्यादा। मैं पाकिस्तान गुजरांवाला गया, गुजरांवाले में एक मकबरा मैंने देखा, 280, छोटा सा शहर है, 280 ग्रेव्स हैं, ओनली मार्केट, there are no bodies in those graves, but they are the people from the Gujranwala town who had been killed in the Jammu and Kashmir. How you can expect that they will forget all this? क्योंकि किसी का भाई है, किसी का वो है, किसी का ये है, तो जब तक कोई दोनों देशों के बीच में कोई सहमति नहीं बनेगी, कोई बात नहीं बनेगी, तब तक इन वॉन्ड्स को सील करना काफी मुश्किल हो जाता है। हाँ, एक पूजा ने बहुत 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों को हिंट किया था, हम उस पे मैं एक कमेंट देके फिर मैं अशरफ सर से पूछना चाह रहा हूँ। पूजा ने कहा एक तो कि वो ये संभव है कि ऐसे कश्मीरी पंडित वैली में रहते हो जो एक्सप्रेसली ये कहते नहीं हो कि उन्हें डर लगता है, लेकिन उन्हें लगता हो, वो एक फीलिंग ऑफ बीइंग आउटनंबर्ड तो रहती है जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम कहते हैं। दूसरी चीज आपने कहा था कि हुर्रियत का इन्विटेशन, मुझको लगता है कि ये क्लैरिटी ऑफ थॉट दिखाता है ऑन पार्ट ऑफ दिल्ली। उन्होंने उन्हीं लोगों को दावत दी है जिनका कोई इलेक्टोरल रेलेवेंस है। हुर्रियत को शायद इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि हुर्रियत इलेक्शंस में मानती नहीं, वो कंटेस्ट करते नहीं है, वो हमेशा बॉयकॉट करते हुए आए हैं। और दिल्ली का फिलहाल सारा फोकस इस बात पे है कि किस तरह जल्द से जल्द इलेक्टोरल जो चुनाव है उनको दोबारा शुरू किया जाए। सर, चुनाव से पहले सरकार ने इशारा किया है कि चुनाव होंगे, जरूर होंगे, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद होंगे। डिलिमिटेशन का प्रोसेस 1 साल से ज्यादा अब हो गया है, चल रहा है। पहले ये खबर थी कि पीडीपी और एनसी उसमें कोऑपरेट नहीं कर रही है, अब हमने सुना है कि एनसी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, वो शायद अब जो आने वाली जो मीटिंग्स होंगी उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपने पास जो जानकारी है उसे शेयर करें कि डिलिमिटेशन को लेकर के वैली में और जम्मू डिवीजन में किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं और क्या होने की संभावना आपको ज्यादा लगती है। अगर आप अरिथमेटिक भी शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि नंबर गेम को लेके अभी से कैलकुलेटर लेके लोग बैठ गए कि कहां पे कितना जाएगा, जो 7 नई सीट्स आ रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अभी पिछले जितने भी, जब से देश आजाद हुआ है, जब से जम्मू कश्मीर में सरकारें बनी है, जम्मू से कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बना है। वो बहुत बड़ी दुख की रग है। जम्मू में नेचुरली होगी ही, जम्मू में रहने वाले लोगों की, खासतौर से हम अगर कम्युनिटी की हिसाब करेंगे, डोगरास की बात करेंगे, क्योंकि जम्मू इज अ प्रोविंस वेयर मोस्ट ऑफ द डोगरास लिव। लद्दाख से भी तो एक्सपेक्ट नहीं की जाती। तो ये काफी एक शगुफा और नारा रहा है कि जम्मू का चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं, जम्मू का चीफ मिनिस्टर, इस पे राजनीति लोकल पड़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात जो समझनी पड़ेगी, शायद गुलाम नबी आजाद इस बात को ज्यादा समझता है, जम्मू का अगर कोई पहचान है, अगर कोई ये है, वो कश्मीर की वजह से है। लद्दाख की अगर कोई पहचान थी वो कश्मीर है। जहां पर भी नाम जम्मू कश्मीर की होती है, कश्मीर 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 क्यों है, ये कई सारे लोग कहते हैं कि सदियों से कश्मीर को लेकर, क्योंकि कश्मीर वैली की एक उस तरह का आइडेंटिटी है जिससे ये दुनिया में प्रसिद्ध है। अब जम्मू, अगर कोई कश्मीर आता है, उसको
नेचुरली वाया जम्मू आना पड़ेगा। लखनपुर से जम्मू स्टेट शुरू हो जाता, फिर आगे तक उसके कुछ हिस्से कट गए हैं। तो और वो कहीं ना कहीं वो एक जो पॉलिटिक्स होता है कि जम्मू का फिर चीफ मिनिस्टर बनेगा, 45 सीटें वहां हो जाएंगी, 45 फिर 45 की 45 कोई जम्मू बेस्ड पार्टी जीतेगी। तो उसमें पॉलिटिकली अगर हम देखें उसमें उतने, क्योंकि नेशनल, आपने एक और बात कही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें समर्थन दे रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता है कि अगर जम्मू में सिर्फ जम्मू टाउन और कठुआ डिस्ट्रिक्ट की नहीं है, उसमें चिनाब वैली भी है, उसमें डोडा भी है, उसमें किश्तवाड़ भी है, उसमें राजौरी भी है, उसमें पुंछ भी है, विच आर द मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज, नेशनलिस्ट्स भी हैं। और शायद उनका रुझान जो है एज कम्पेयर टू भारतीय जनता पार्टी और एनी काइंड ऑफ जो दूसरी तरह की पार्टी हो, जो मतलब जिसको हम कहेंगे कि कोई रिलीजियस पार्टी टाइप की हो, उसमें उनका ध्यान उतना नहीं है। तो जाहिर है कि जब भी अगर जम्मू कश्मीर में इस स्थिति में भी चुनाव होते हैं आफ्टर डिलिमिटेशन में, 7 सीटें बढ़नी है जम्मू एरियाज में, शायद 7 नहीं 5 वहां बढ़नी है, 3 तो यहाँ कश्मीर में बढ़ेंगी, तो उससे कोई फर्क सर इससे मैं आपको एक और नया सवाल पूछूंगी, क्योंकि आप इतने साल का आपने कवर किया है वहां पे। राजदीप सर हैज आल्सो नोटिस्ड जम्मू के नेता है कहाँ, यही कभी क्लियर नहीं हुआ। कश्मीर के जो पॉलिटिशियंस हैं हमेशा वोकल रहे हैं, अग्रेसिव रहे हैं। अगर बैठे लोगों को गुस्सा भी आता है तो कश्मीर के नेता अपना ओपिनियन जरूर रखेंगे। महबूबा मुफ्ती ने जो कहा, उनको पता है कि कश्मीर में बैठे लोग उनकी बातें सुन रहे हैं। जम्मू के नेता जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो पॉलिटिकली चाहे लोकली एक्टिव है या नहीं, उन्होंने कभी जम्मू के लिए उतना स्ट्रांगली बात ही नहीं रखी। तो वो गुस्सा अगर जम्मू का लोगों का है, मुझे लगता है कश्मीर से ज्यादा उनको अपने नेताओं से होना चाहिए। इस पे अशरफ सर आपके समान? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और ये डोमिनेंस रही है हमेशा से कश्मीर के पॉलिटिशियंस की, चाहे फिर खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में भी जो रहा है उसकी डोमिनेंस भी कश्मीर से ही रही है। कांग्रेस क्योंकि 2015 तक तो कांग्रेस ही मिलजुल के नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के साथ सरकार बनाती थी। जो भी कांग्रेस का स्टालवार्ट लीडर निकलता था वो वैली बेस्ड ही होता था। हाँ, जम्मू डिवीजन से आजाद साहब आते हैं, वो डोडा किश्तवाड़ के रहने वाले हैं, लेकिन इक्वली वो कश्मीरी भी हैं। और मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, वो भी कश्मीर के थे, मीर सादिक थे, जितने भी इनके बड़े बड़े लीडर थे कांग्रेस के, वो भी कश्मीरी के थे। लेकिन बीजेपी कश्मीर बेस्ड कोई लीडर खड़ा करने में इस जम्मू कश्मीर में फिलहाल अभी तक उतनी सफल नहीं रही है। कोई बड़ा चेहरा या जिसको बड़ा अनुभव हो उस तरह जम्मू में उनको कुछ हैं चेहरे, लेकिन उतने अनुभवी और उतने पॉलिटिकली सही दिशा में नहीं है वो, जितने कि कांग्रेस के पास थे या नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थे। एक जो कल बात उठी थी, सौरभ, निखिल, राजदीप सर, जो मैं शायद आप लोगों से पूछना चाहूंगी, क्या आपको कहीं ये लगता है कि कल जिस तरह से पाकिस्तान का इतना हेडलाइन बने रहा, महबूबा ने जो कहा, फारूक साहब ने जो कहा, उनको कहने भी दिया, क्योंकि आप लोग ग्राउंड पे रहते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार में, उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस आ रहे हैं, क्या जितना कोई भी कश्मीरी नेता पाकिस्तान करता है उसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश इलेक्शंस पे होगा? आपको लगता है कहीं ये कोई एंगल है या शायद ये ओवर थिंकिंग है इस वक्त? पूजा, एक जो जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट हिंदू या इंटरनेट हिंदू नेशनलिज्म, वो एक बड़ी सतत प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूटी है, जिसमें लगातार आपको नए नए एग्जाम्पल्स, नए नए कोटेबल कोट्स, नई नई चीजें जोड़नी पड़ेंगी, उसको लगातार आपको अलाइव रखना पड़ेगा, ताकि एक जो सेंस ऑफ विक्टिमहुड है, सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, वो सब होता रहे। जम्मू कश्मीर को लेकर एक ऐसी बाइनरी बना दी गई, खास तौर पर कश्मीरियों को लेकर, कि आपको कश्मीर तो चाहिए, लेकिन कश्मीर में जो लोग रहते हैं उनसे आप मोनोलॉग करना चाहते हो कि मैंने बता दिया बस ये करो, है ना, वरना थपड़िया दिए जाओगे, ये कर दिए जाओगे। एक मिलिट्री माइट जैसा आपके एस्पिरेशंस हैं कि आप कश्मीरियों के साथ वैसे डील करो जैसे इजराइल पैलेस्टीनियंस के साथ करता है। तो दिमाग में तो वो रहता है। जब ये पूरा अल अक्सा मॉस्क और ये पूरा विवाद चला, तब आप इंटरनेट पे लोगों के कमेंट पढ़ते, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यस, इट विल ऐड वन मोर लेयर टू इट। लेकिन क्या ये उत्तर प्रदेश के चुनाव पे कोई असर किसी भी किस्म का डालेगा? आई डू नॉट थिंक सो, एंड आई एम थैंकफुल कि नरेंद्र मोदी सरकार भी इस तरह नहीं सोच रही है। और ये थैंकफुल इसलिए हूं क्योंकि कई दफा ऐसा हुआ है कि नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों को स्टेट पॉलिटिक्स का हिस्सा बना दिया गया है, और 2019 के चुनाव में, और ये कई बार जाने होता है, कई बार अनजाने होता है। अब पुलवामा में हमला होता है, फिर बालाकोट की स्ट्राइक होती है, और उसकी वजह से किस तरह से मोमेंटम शिफ्ट होता है, ये हमने पोल दर पोल देखा था। बाकी मुझे
एक चीज इसमें मैं थोड़ा सा, ये मेरे लिए गर्व की बात भी है, निखिल जी इस पे हल्का सा स्मग दे सकते हैं कि ये हिंदुस्तान में ही मुमकिन है, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस डेमोक्रेसी, कि यहाँ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसे गुट भी एग्जिस्ट करते हैं, और यहाँ पे महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्लाह दिल्ली में आके ये सारी बातें कह सकते हैं। बिकॉज आई हैव नेवर हर्ड कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के नुमाइंदे इस्लामाबाद में जाकर इस तरह की बातें करें कि हमें नहीं रहना पाकिस्तान में, हमारी एक अलग है। वहां पे हमेशा एक पिट्ठू सरकार रहती है, तो इसीलिए हम बेहतर हैं, और इसीलिए हमें और ज्यादा एस्पायर करना चाहिए। मुझे बड़ी दिक्कत होती है जब हिंदुस्तान में लोग घड़ी घड़ी पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, अरे आप उनके जैसे होना चाहते हो क्या, आप अरब मुल्कों के जैसे होना चाहते हो क्या, आप बनाना रिपब्लिक होना चाहते हो क्या? आपको तुलना करनी है तो दुनिया के सबसे शानदार देशों से तुलना करिए। आप अपनी प्रेस फ्रीडम की तुलना नॉर्वे से करिए, आप अपने हेल्थ स्ट्रक्चर की तुलना क्यूबा से करिए, नॉर्वे, डेनमार्क से करिए। आप जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश हैं उनसे अपने आप को कंपीट करिए ना। क्या एकदम घिचड़ पिचड़ टाइप के मुल्क ले लिए आपने, ऑलमोस्ट फेल्ड स्टेट ले लिए, जिनकी दुकानदारी इसी पे चलती है कि कभी जब मिलिट्री का मन होता है कभी वो पर्दे के आगे आ जाते हैं, कभी मिलिट्री का मन होता है पर्दे के पीछे। आप उनसे अपनी तुलना क्यों कर रहे हो भाई? नहीं, आपने बड़ी बात कही, और ये हमारी नैरेटिव में हम कहीं ना कहीं हमेशा, खास करके हमारे जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट होते हैं या कई लोग बार बार पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं अपने आप को। हमें अपने आप को, खास करके जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, वी शुड नॉट कंपेयर विद पाकिस्तान। लेकिन ये भी जानिए, उसी जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन जो हुए हैं, जिस तरह से आपने एक जनरेशन, देखिए एक जनरेशन को आपने कन्विंस किया है। आप कहते हैं दिल की दूरी मिटानी है, दिल की दूरी इंटरनेट शटडाउन से कम नहीं होगी। दिल की दूरी, अगर इतने सैनिक एक जगह में रहे, एक तरह से आप पूरे एक राज्य को एक आर्मी कंटोनमेंट बनाए, उससे नहीं होगी। राजदीप जी, अगर इस तरह की सख्ती नहीं की जाती, आपको लगता है कि 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद अगर वहां पर ये पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं होती, आपको इस तरह क्लेम नहीं करते, स्थितियां सामान्य रहती? सर नहीं, मैं कह रहा हूं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस हैव बीन देयर सिंस 1990। 30 साल हो गए, एक या दो जनरेशन एक तरह से खत्म हो गए हैं। कश्मीरियों को भी इंट्रोस्पेक्शन करना है कि किस तरह का नया कश्मीर चाहते हैं, और भारत को भी इंट्रोस्पेक्शन करना है कि किस तरह का नया कश्मीर चाहते हैं। मेरा ये कहना है कि केवल मैंने फिर से कहूंगा, केवल कुछ अच्छा कहकर, कुछ वन लाइनर, वाजपेयी जी ने बात की थी इंसानियत के दायरे में, क्या हुआ उसके बाद? कश्मीरियों को भी सोचना है। जब मनमोहन सिंह ने मुजफ्फराबाद श्रीनगर बस की, उसके बाद कश्मीरीज विल ऑल्सो, देखिए कश्मीरी भी फंस गए। अशरफ जी को शायद अच्छा ना लगे, एक विक्टिमहुड में कि हमारे खिलाफ पूरी दुनिया है, भारत हमारे खिलाफ है, और हम इस देश में ट्रायम्फलिज्म में आ गए कि हमने एक तरह से कश्मीरियों को दिखा दिया। राज्य की बात करते हैं और आतंकवाद वहां होता है, हम आपको यूनियन टेरिटरी बताते हैं। तो हमारा एक तरह से जो गर्व से कहो हम हिंदुस्तान है, वर्सेस वहां जो कश्मीरियों की आइडेंटिटी है, दोनों के बीच में टकराव हो गया। इसीलिए मैंने कहा ये सवाल आपको मिटाना पड़ेगा। एंड देयर आर 3 ऑन दिस टेबल, 3 पीपल, कश्मीरीज, इंडियन गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान। अच्छा लगे ना अच्छा लगे, जब सिचुएशन पाकिस्तान में तनावपूर्ण होती है तो वो सीधे कश्मीर में उसका असर हो जाता है। आज जब स्थिति है, इमरान खान प्रेशर में है, बाजवा जी प्रेशर में है, वहां की वो लोग चाहते हैं कि एक सोल्यूशन मिले। कल कौन जाने कौन पाकिस्तान में आएगा, सिचुएशन बदल जाएगी। तो हमें इस कश्मीर सिचुएशन को 3 ऑन अ टेबल, 3 लोग हैं, उनके साथ बातचीत करके, तीनों से बातचीत करके हमें इसे सुलझाना है। और कश्मीरी और भारतीयों को दोनों आत्मचिंतन करना है। ये 2 चीजें यहाँ पर पहले स्पष्ट कर दी जाएं, क्योंकि आपके बयान से जो वितंडा खड़ा होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। अरे सुन तो लीजिए, बात तो सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात कहिएगा। जम्मू कश्मीर में जो प्रशासनिक फैसले लिए जा रहे हैं, ये राजनीतिक फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वो परिसीमन हो, चाहे चुनाव करवाना हो, चाहे वापस से पूर्ण राज्य का दर्जा देना हो, चाहे डेवलपमेंट के लिए फंड रिलीज करना हो। पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है सर। ये इंडिया का, आप पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, ये भारत का अंदरूनी मामला है। जैसे भारत के दूसरे राज्य, वैसे ही जम्मू कश्मीर। लेकिन क्योंकि कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, पोरस बॉर्डर है, मिलिटेंसी का लंबा इतिहास है,
और पाकिस्तान के बहुत सारे पॉलिटिकल प्लेयर्स की दुकान ही इसी से चलती है कि जब कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो साहब देखो कश्मीर में क्या हो रहा है, देखो कश्मीर में क्या हो रहा है। इसलिए बॉर्डर पर शांति रहे, और जब बॉर्डर पर शांति रहे तभी उस मिलिटेंसी को आप सुखा पाएंगे, उसकी जड़ को। आप वहां पे पाकिस्तान से उस पॉइंट पर बातचीत करते रहें ताकि वहां पर सीज फायर बना रहे, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंसा ना हो, और जो मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग और सपोर्ट मिलता है वो ना मिले। तो आपको पाकिस्तान को चाहे शंघाई कोऑपरेशन ग्रुप जैसे फोरम्स हो या दूसरे हो, वहां पे इंटरनेशनली वो भी करना पड़ेगा, ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी करनी पड़ेगी, जिंदल एंड कंपनी या जिसके भी जरिए आप कर रहे हैं। लेकिन आप जब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन और डिलिमिटेशन इन सब में पाकिस्तान एक पार्टी है, तो नो सर, सर मुझे क्लैरिफाई करने दीजिए ताकि ट्रोल आर्मी, इसीलिए मैंने इसीलिए कहा नहीं, थ्री ऑन अ टेबल का मतलब क्या है? आप जरूर वहां चुनाव करना, डिलिमिटेशन करना, राज्य, यूनियन टेरिटरी, इन सवालों से आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख के सभी नेताओं से बात करनी है, जनता से बात करनी है। लेकिन जब फरवरी में सीज फायर हुई, वो कैसे हुई? जब आपने बैक चैनल टॉक्स के साथ पाकिस्तान से बात की। मेरा कहना है कि आज जब थ्री ऑन टेबल मींस क्या है, आपको कश्मीरियों से बात करनी है, आपको पाकिस्तान से भी बात करनी है, अलग मुद्दों पर, क्योंकि टेररिज्म इज अ स्टेट पॉलिसी फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के आईएसआई नेटवर्क ने पिछले 30 सालों से टेररिज्म को एक स्टेट पॉलिसी बनाया है। आपको जब तक उसे रोकेंगे नहीं, आपको बाइडेन सरकार को भी कहना पड़ेगा। वो हम पर दबाव लगा रहे हैं कि आप लोकतंत्र की बहाली करिए पूरी तरह से कश्मीर में। उसी बाइडेन सरकार को यह भी तय करना है कि आप जनरल बाजवा और इमरान खान को भी चेतावनी दीजिए कि वो वहां से अगर आतंकवादी यहां भेजेंगे तो उसका जवाब मिलेगा, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आपको तालिबान के साथ जो पाकिस्तान सरकार के संबंध है उनको भी एक तरह से चेतावनी देनी पड़ेगी। देखिए, कश्मीर नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड वेरी डिफरेंटली। ये केवल डंडे से नहीं होगा। आपको एक बात ऐड करूंगा राजीव जी, आपके लिए बिल्कुल। ये अशरफ जी आपके पास आएंगे, ये आप लोगों के आखिरी कमेंट होंगे। ये बातचीत 1.25 घंटे लंबी खिंच चुकी है, हमें दूसरे टॉपिक पे दूसरे गेस्ट के पास शिफ्ट होना है। लास्ट रिमार्क अशरफ वानी। हाँ, मैं एक ही बात कहूंगा कि अब उस सिचुएशन पहुंचे, अब हम कहते हैं पाकिस्तान का कुछ रोल नहीं है, जम्मू कश्मीर में कुछ रोल नहीं है, लेकिन उस रोल को जो जब हम कहते थे कि जम्मू कश्मीर में जितना भी टेररिज्म है वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, अब वो चीज नहीं रही है। अब ये शिफ्ट हो गया है। जो राजदीप जी ने एक पॉइंट कहा, पिछले 10 साल से हम रोज आर्मी जनरलों से, पुलिस डीजी से पूछते हैं आंकड़े, 180, 200, 220, 300, 250, 300 से ऊपर ही आंकड़ा गया नहीं। बट वो मैं जानता हूं क्योंकि कंप्लीटली एक लोकल रिक्रूटमेंट जो है वो बहुत बड़ी है पिछले 7 साल, खासतौर से जब से बीजेपी सरकार बनी है, और उसमें और इजाफा हुआ है जब से अनुच्छेद 370 हटा है। और एक अभी मारा नहीं जाता है मिलिटेंट, दूसरा खड़ा हो जाता है। पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर जैसे लेवल के लोग अब जो है मिलिटेंसी में आ रहे हैं, वो सबसे ज्यादा खतरनाक हमारे देश के लिए, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए, वो कश्मीर के लिए। और अब पाकिस्तान के लिए पास एक टूल बन गया, अगर वो इंटरनेशनल फोरम में जाए। इस साल 2021 में सिर्फ 2 विदेशी मिलिटेंट मारे गए हैं जम्मू कश्मीर, बोथ इन सोपोर। ऑल अदर्स किल्ड वर लोकल्स, एंड दिस इज अलार्मिंग। ये बहुत बड़ी खतरनाक ट्रेंड है, बहुत बड़ी सिचुएशन है। और इसमें जो मारा जाता है एज ए मिलिटेंट बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस, वो एक विक्टिम फैमिली बन जाती है और वो सदियों तक देश की दुश्मन बनती रहेगी। ये बिल्कुल अशरफ वानी ने जो बात कही, ये बहुत ही दुरुस्त पॉइंट है कि जो होम ग्रोन टेररिज्म है, जो आपके यहीं के रिक्रूट हैं, जिसको स्थानीय भाषा में लोकल लड़के कहा जाता है, आप ऐसे एक चरमपंथी को मारते हैं तो फिर वो विक्टिमहुड वाला कार्ड और स्ट्रांग हो जाता है। और ऐसा कई केसेस में देखा गया है कि जब ऐसे किसी मिलिटेंट को मारा जाता है तो साहब हमारे फलाने के साथ ऐसा हुआ था, या ठिकाने हमारे चाचा भी रहे हैं, या हमारे भाई भी मिलिटेंट हो गए हैं। यहाँ पर मैं एक किताब का जिक्र करना चाहूंगा राहुल पंडिता की, जो जगरनॉट से आई है, द लवर बॉय ऑफ भावलपुर, जिसमें पूरा पुलवामा की कंस्पिरेसी कैसे रची गई। तो इसमें जो हैंडलर्स थे, जो मेन कंस्पिरेसिस्ट थे, वो तो पाकिस्तान से आए थे, लेकिन उनकी पूरी साजिश में मदद किसने की? जो कश्मीर के अलग अलग इलाकों के लड़के थे जो मिलिटेंट बन गए थे, आतंकवादी बन गए थे, उन्होंने मदद की। तो आपका ये पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है। और कश्मीर पाकिस्तान के लिए भी ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक आइडियल सिचुएशन हो जाती है कि हम यहीं से बैक करते रहें, जैसा पंजाब की मिलिटेंसी में वो करते थे। पंजाब में उन्हें अपने लड़ाके आतंकवादी नहीं भेजने पड़ते थे, जो पंजाब के
सेपरेटिस्ट एलिमेंट थे, बस वो उनको फ्यूल करते रहते थे, हथियारों की सप्लाई, ट्रेनिंग, फंड, ये सब चीज। पूजा शाली, योर क्लोजिंग रिमार्क। नहीं, मेरा क्लोजिंग कमेंट यही होगा, अगर इस मीटिंग से जो कल हुई, अगर उससे ये फाइनली एक स्ट्रैटेजी बनती है कि JNK में शांति आए, बहाली आए, कश्मीरी पंडित रिटर्न कर पाए, पर उससे ज्यादा जो वहां की एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है, जैसे अशरफ सर ने भी अभी बताया, देखिए यंग लड़के हैं, फ्यूचर ब्राइट है। और मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड कहती हूँ, जो कश्मीर के बच्चे हैं वो इतने ब्राइट हैं, डिस्पाइट इतनी डिफिकल्टीज, उन्होंने जो चैलेंजेस फेस किए, बात करने में, एजुकेशन में, इंटेलिजेंस में बहुत तेज हैं। किसी तरह उस एनर्जी को टैप करना है, और वो बहुत जरूरी होगा गवर्नमेंट की तरफ से कि वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो, क्योंकि इस जनरेशन को 3 जनरेशन ऑलमोस्ट इतना सफर कर चुकी है। अगर इस मीटिंग से निकलता है कि कुछ स्ट्रैटेजी बने तो ठीक है, वरना 70 साल से तो कश्मीरी 30 साल से देख ही रहे हैं कितना सफर कर रहे हैं। सॉरी, गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले, हम पे हंसती हुई तारों भरी ये रात चले। राजदीप जी, आखिरी वाक्य और बिल्कुल सूत्र रूप में। टीवी में आप लोग समझते हैं 15 सेकंड 30 सेकंड का फर्क, बिल्कुल सूत्र रूप में। सौरभ, निखिल, मैं आखिर में बस छोटी सी बात कहूंगा, हमें जरूरत है नए कश्मीर की और नए हिंदुस्तान की। इसका मतलब यह है कि मैं अगर कश्मीर कल जाऊं, श्रीनगर जाऊं, वहां के लोग मुझे एक तरह से दुश्मन ना देखे, और अगर कोई कश्मीरी बच्चा यहाँ दिल्ली आ जाए और घर की जरूरत है उसे, तो आप उसे आतंकवादी ना देखें। जब तक ये विश्वास जो है, जो अविश्वास का माहौल है, कम नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है हम इस प्रॉब्लम को सुलझा नहीं सकते। और आखिर में पाकिस्तान को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर रहता है तो वो बार बार कोशिश करेगा कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की, विच इज अनएक्सेप्टेबल। तो मैं चाहता हूं कि एक नया कॉम्पैक्ट बने जिसमें हम सब एक विश्वास के माहौल में रह पाए। उम्मीद पर दुनिया कायम है, फिर सुबह होगी। जी, और नए पाकिस्तान की चिंता पाकिस्तानियों को करनी चाहिए। उन्हें यह देखना चाहिए कि वो कौन है जो आपके यहाँ के अनपढ़ लड़कों को अजमल कसाब और दूसरे आतंकवादी बनने के लिए प्रेरित करते हैं, अपनी दुकानें चलाते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी पावर के नाम पर। इमरान खान जैसे लोग नहीं आएंगे कभी बॉर्डर के नीचे से सरकते हुए 12 दिन का सफर करके यहाँ पर जिहाद करने और कश्मीर को आजाद कराने, लेकिन इमरान खान और जनरल बाजवा जैसों की दुकान इसी पे चलती है। तो ये आम पाकिस्तानी को सोचना है कि उन्हें तरक्की करनी है, जैसे जनरल अयूब के टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था पाकिस्तान में, जीडीपी बढ़ रही थी, जैसे आजकल बांग्लादेश की जीडीपी की चर्चा होती है, या उन्हें ये कुछ कट्टरपंथी जमात या कुछ बिल्कुल पिछड़ी जमात है उनके आडंबर में उलझे रहना है। आप तीनों लोगों ने इतने विस्तार से बात की। राजदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है। पूजा शाली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Sir, Delhi and Srinagar both have to stop propaganda. Delhi against Kashmiris, Kashmiris carrying out propaganda. We have to both sides the propaganda. That was Rajiv Sardesai, the most undisciplined fellow in this panel, not taking care of the time. Thank you so much. Thank you all of you.